Welcome viewers. Today's topic is accounting. जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं, दो महत्वपूर्ण शब्दों की जानकारी हुई थी। पहला था हमारा बुक कीपिंग, दूसरा था अकाउंटेंसी। उसी कड़ी में तीसरा महत्वपूर्ण टर्म है हमारा अकाउंटिंग। अकाउंटिंग किसे कहते हैं? तो जैसा कि हम जानते हैं, हमारे पास बहुत सारे सिस्टम हैं अकाउंटिंग या हिसाब किताब लिखने के लिए। उन सिस्टम में हर एक सिस्टम के लिखने की एक प्रक्रिया है। इसी कारण से हम कह सकते हैं प्रोसेस टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस अंडर एनी सिस्टम ऑफ अकाउंटेंसी इज कॉल्ड अकाउंटिंग। किसी भी लेखा पद्धति में लिखने की जो विभिन्न प्रक्रियाएं हैं, उसी प्रक्रिया का अर्थ है, मतलब है हमारा अकाउंटिंग से। अब अकाउंटिंग की जब बात करते हैं तो जैसा कि हम जान रहे हैं, हमारे सामने में सबसे प्रचलित सिस्टम है जिसका विश्वव्यापी यूज होता है, वो है हमारा डबल एंट्री सिस्टम। तो अकाउंटिंग को समझाने के लिए हम डबल एंट्री सिस्टम के प्रोसेस को बतलाने जा रहे हैं। तो जब बिजनेसमैन डबल एंट्री सिस्टम से ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे रिकॉर्ड देयर ट्रांजैक्शंस इन रफ बुक और वेस्ट बुक और मेमोरेंडम बुक। एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड बाय बिजनेसमैन और द एम्प्लॉई ऑफ बिजनेस इन रफ बुक, मेमोरेंडम बुक और वेस्ट बुक। In rough book, transactions are recorded at the time of transactions in sentences. इस तरीके से लेन देनों को लिखने की शुरुआत जो होती है वो हमारा रद्दी बही के रूप में होती है, जो याद रखने के पर्पज से उसी समय में लिखा जाता है जबकि लेन देन होता है। और सुविधा के लिए, आसानी के लिए इसमें लेन देनों को जैसे बात समझ में आती है एक वाक्य बना करके उसी समय में लिख लिया जाता है। जब हम रफ बुक में लेन देनों को लिख लेते हैं तो एक निश्चित समय के पश्चात या जनरली आफ्टर 1 month ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड सिस्टमेटिकली, उसे तरीके से लिखते हैं। तो तरीके से लिखने का 3 प्रोसेस है। एक है हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन, दूसरा है जर्नल और तीसरा है सब डिवीजन ऑफ जर्नल। अगर हम अकाउंटिंग इक्वेशन या लेखा समीकरण के माध्यम से ट्रांजैक्शंस को लिखते हैं तो इस स्थिति में ट्रांजैक्शंस को बांटा जाता है एसेट्स और लायबिलिटीज के रूप में। और जैसा कि हमें मालूम होना चाहिए, अकाउंटिंग इक्वेशन उसी बिजनेसमैन के लिए सुइटेबल है जो प्रायः छोटे आकार का है, जिसके यहाँ लेन देनों की संख्या लिमिटेड है, सीमित है, कम है, और जो जल्दी अर्ली रिजल्ट चाहता है, इंस्टेंट रिजल्ट चाहता है, हर दिन रिजल्ट चाहता है। उसके लिए ये अकाउंटिंग सिस्टम का प्रोसेस डबल एंट्री सिस्टम में बेहतर माना जाता है। लेकिन अन्य बिजनेसमैन के द्वारा, जो बड़े आकार या मीडियम साइज बिजनेसमैन है या जिसके यहाँ लेन देन बहुत ज्यादा है, उनके लिए ये प्रोसेस उपयुक्त नहीं है। उनके लिए जर्नल या सब डिवीजन का प्रोसेस है। जर्नल में ट्रांजैक्शंस को लिखने के लिए हम क्या करते हैं, डेबिट और क्रेडिट के रूप में बांट करके लिखते हैं। सब डिवीजन ऑफ जर्नल में ट्रांजैक्शंस को लिखने के लिए हम क्या करते हैं, तो ट्रांजैक्शंस को वहां क्लासिफिकेशन होता है एज कैश ट्रांजैक्शंस एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। इस तरीके से इस प्रोसेस के बाद इन दोनों स्टेज में, जर्नल और सब डिवीजन ऑफ जर्नल के स्टेज में, हमारा नेक्स्ट अकाउंटिंग स्टेज आता है लेजर अकाउंटिंग। लेजर अकाउंटिंग ये तो हमारा एज पर रूल सिस्टमेटिक अकाउंटिंग हो गया, जर्नल या सब डिवीजन ऑफ जर्नल। लेजर अकाउंटिंग में हर एक लेन देनों का अलग अलग वैल्यू जानने के लिए हम लेजर अकाउंटिंग करते हैं। इसके नेक्स्ट में हमारा आता है ट्रायल बैलेंस या तलपट। तलपट क्या है, तो टू वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ अकाउंटिंग अप टू लेजर। हमने अकाउंटिंग में जितना लिख चुके हैं अब तक, जर्नल हो, सब डिवीजन ऑफ जर्नल हो, लेजर हो, वहां तक में कोई गलती तो नहीं हुई है। इसी बात को जांचने के लिए जिस अकाउंटिंग प्रोसेस को हम अपनाते हैं उसे ट्रायल बैलेंस या तलपट के नाम से जानते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं, हमारा बिजनेस का मकसद है प्रॉफिट कमाना। प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ, इसको जानने के लिए हम अकाउंटिंग प्रोसेस में जा रहे हैं। हमारी स्थिति या पोजीशन या फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, इस बात को जानने के लिए हम अकाउंटिंग प्रोसेस में जा रहे हैं। अभी तक इसकी जानकारी नहीं हुई है, इसलिए एक और अगला स्टेज हमारा आएगा फाइनल अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्योंकि यहाँ पर हमें प्रॉफिट लॉस, फाइनेंशियल पोजीशन दोनों की जानकारी हो जाती है, इसीलिए इसे अंतिम खाता या फाइनल अकाउंट के नाम से जाना जाता है, या दूसरे शब्दों में इसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी हम कह सकते हैं। एज वी नो दैट माय फर्स्ट प्रोसेस or chapter
of accounting is accounting equation. जैसा कि हम जानते हैं, लेखा लिखने की पहली प्रक्रिया, या जिसे हम अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के अंदर पहले चैप्टर के रूप में पढ़ेंगे, वह है लेखा समीकरण। जैसा कि हम यह भी जानते हैं, लेखा समीकरण में लिखने के लिए लेन देनों को क्लासिफाई किया जाता है इनटू एसेट्स एंड लायबिलिटीज। इट मीन्स देयर आर सर्टेन important term to know before starting or accounting of under accounting equation। मतलब साफ है कि लेन देनों को इसमें एसेट्स और लायबिलिटीज के रूप में बांटा जाएगा। इस तरीके से कुछ ऐसे ऐसे शब्द आ रहे हैं, जैसे एसेट्स और लायबिलिटीज ही आया, और भी कुछ विशेष शब्द हैं जिसे आवश्यक रूप से हमें अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जरूर जानना चाहिए। इसी कारण से अदर टर्म्स यानी बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग के बाद कुछ और स्पेशल टर्म्स हैं, विशेष रूप से वैसे टर्म्स जिसका अकाउंटिंग इक्वेशन में इस्तेमाल होता है, की हम जानकारी देने जा रहे हैं। तो अदर इंपॉर्टेंट टर्म्स एसेंशियल टू नो रिलेटेड विथ अकाउंटिंग इक्वेशन आर, नंबर 1 कैपिटल। सबसे पहला टर्म है हमारा पूंजी। पूंजी किसे कहते हैं? तो हमेशा याद रखना है, amounts of businessmen into their own business is known as capital। वह सभी धन जो व्यवसाय में उसके मालिक का है। अब उसके मालिक का कौन कौन सा धन हो सकता है? तो एक तो इंट्रोड्यूस्ड अमाउंट बाय पार्टनर, मालिक ने अगर अपने व्यवसाय में कोई धन लगाया है तो वो उसका कैपिटल है। लेकिन बिजनेस में अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट इज ऑल्सो द अमाउंट ऑफ ओनर और प्रोप्राइटर और बिजनेसमैन। तो बिजनेस का लाभ भी मालिक का है, इसलिए वह भी कैपिटल है। हानि होने से उसकी कैपिटल घटती है। तो इस तरीके से पूंजी का अर्थ होता है वो सभी मूल्य जो व्यवसाय में उसके मालिक का है। दूसरा टर्म है हमारा ड्राइंग्स, आहरण। आहरण किसे कहते हैं? तो हमेशा याद रखना है, आहरण या ड्राइंग्स का मतलब होता है जस्ट अपोजिट है ये कैपिटल का। यहाँ पर बिजनेसमैन अपने बिजनेस से पर्सनल यूज या प्राइवेट यूज या हाउस होल्ड यूज के लिए जो भी धन निकालता है, हम उसे ड्राइंग्स के नाम से जानते हैं। यानी अमाउंट्स विथड्रू बाय बिजनेसमैन फ्रॉम देयर ओन बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, हाउस होल्ड यूज और प्राइवेट यूज। इस तरीके से यह पैसा जो निकाल रहा है, इससे कैपिटल अमाउंट डिक्रीज करेगा। हम अपने अमाउंट में बिजनेस के कैपिटल से पैसा बिजनेस से निकाल ले रहे हैं, तो इसे हम कैपिटल को डिक्रीज करेंगे, क्या इस अमाउंट से कैपिटल से माइनस करेंगे। नेक्स्ट टर्म इज गुड्स। गुड्स किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। प्राय इसमें स्टूडेंट्स को परेशानी होती है, कंफ्यूजन रहता है, तो हमेशा याद रखना है कमोडिटी या बिजनेस एक्टिविटी, वह सभी सामान जिसका हम व्यवसाय करते हैं। जैसे मान लीजिए हम प्रोड्यूसर हैं और पेन को हम प्रोड्यूस करते हैं, देन पेन इज कॉल्ड एज गुड्स। लेकिन अगर हम पेन यूज करने के लिए, लिखने के लिए परचेज करते हैं, देन पेन इज कॉल्ड एज पेन। मान लीजिए हम फैन परचेज करके सेल का काम करते हैं, देन फैन इज कॉल्ड एज गुड्स। लेकिन फैन अगर हम अपने यूज के लिए, हवा खाने के लिए परचेज करते हैं, तब फैन फैन है। कार हम अपने इस्तेमाल के लिए प्रयोग करते हैं तो कार। कार का अगर हम कारोबार करें, बिजनेस करें, परचेज सेल करें, प्रोडक्शन करें, तो गुड्स कहलाएगा। तो याद रखना है वह सभी वस्तु जो व्यवसाय में, जिसका व्यवसाय किया जाता है, जिसका बिजनेस किया जाता है, उसे हम गुड्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट टर्म इज स्टॉक। स्टॉक किसे कहते हैं? बहुत पॉपुलर और कॉमन टर्म है। हम प्राय अपने एम्प्लॉय को, स्टाफ को बोलते हैं कि जरा देखो स्टॉक क्या बचा हुआ है। मीन्स वैल्यू ऑफ रिमेनिंग गुड्स इनटू बिजनेस एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम। किसी भी मौके पर व्यवसाय में बचे हुए माल के, माल मतलब जिसका हम बिजनेस कर रहे हैं, मूल्य को स्टॉक के नाम से जानते हैं। अगला शब्द है हमारा डेटर्स। डेटर्स यानी देनदार। देनदार किसे कहते हैं? तो नाम से स्पष्ट है, वह सभी व्यक्ति जो व्यवसाय के बाकी पैसा को देने वाले हैं। बिजनेस का जो भी ड्यूज है, सभी पर्सन्स के ड्यूज को कंबाइंड करेंगे तो हम एक टर्म, एक नाम देंगे, दैट इज कॉल्ड एज डेटर्स। मीन्स वन हु पे द ड्यूज ऑफ आवर बिजनेस। नेक्स्ट टर्म इज क्रेडिटर्स। जस्ट अपोजिट है डेटर का, जो ड्यूज बिजनेस से अपना लेने वाला है, बाहर का आदमी
जो हमारे बिजनेस से अपना ड्यूज लेने वाला है उसे हम क्रेडिटर्स के नाम से कहेंगे, यानी वन हु रिसीव्स देयर ड्यूज फ्रॉम आवर बिजनेस, वह व्यक्ति, वे सभी व्यक्ति जो हमारे व्यवसाय से अपना बकाया पैसा लेने वाले हैं। अगला टर्म आ जाता है, इंपॉर्टेंट टर्म है एसेट्स। एसेट्स किसे कहते हैं? तो हमेशा याद रखिएगा, एसेट्स के लिए दो इंपॉर्टेंट बातें हैं। नंबर वन, ओनरशिप विथ बिजनेस, वो सभी चीजें जिसका स्वामित्व या मालिक व्यवसाय है, एंड वो एसेट्स है कहां पर? तो पोजीशन इनटू बिजनेस और आउटसाइड बिजनेस, एनीवेयर, किसी के पास में भी है, तो वो सभी चीजें बिजनेस की संपत्ति है। जैसे एग्जांपल के रूप में मान लीजिए बिजनेस के पास में कैश है, बचा हुआ पैसा है, जिसको हम कैश इन हैंड के नाम से भी जानते हैं, ये एसेट्स है। और बिजनेस का कैश बिजनेस ने ही अपने ही बैंक अकाउंट में जाकर के जमा कर दिया, तो ये पैसा है जरूर बैंक में, लेकिन इस पैसे का भी ओनरशिप बिजनेस के पास में, इसलिए यह भी एसेट्स है। सामान्य ज्ञान की बात है, अगर बिजनेस के बुक में लिखा हुआ है बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, पेन, बुक्स, कंप्यूटर और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो नेचुरली हम अकाउंटिंग बिजनेस के रजिस्टर में बिजनेस के लेन देनों को करते हैं। इसका मतलब मानेंगे कि बिजनेस के रजिस्टर में जो भी कुछ इस नेचर की बातें हैं सब एसेट्स है बिजनेस के लिए। डेटर्स, देने वाला जो पैसा है एसेट्स है। बचा हुआ जो सामान है मींस स्टॉक, बिजनेस के लिए एसेट्स है। ये सभी एग्जांपल है एसेट्स का। नेक्स्ट टर्म इज लायबिलिटीज। लायबिलिटीज किसे कहते हैं? तो लायबिलिटीज एसेट्स का जस्ट अपोजिट है। वहां ओनरशिप विथ बिजनेस था, ओनरशिप विथ बिजनेस था, यहां नहीं, यहां ओनरशिप विथ अदर्स है, दूसरे कोई मालिक है, लेकिन कंपलसरी पोजीशन विथ बिजनेस होना चाहिए, यानी कब्जा या अधिकार व्यवसाय का होना चाहिए, मालिक कोई और होगा। जैसे बिजनेस ने कर्ज ले रखा है, तो कर्ज ले रखा है तो पैसा तो प्रेजेंट में बिजनेस के पास में है, लेकिन इसे लौटाना है, ओनरशिप किसी और का है, इसलिए इसे हम लायबिलिटीज के अंतर्गत रखेंगे। क्रेडिटर्स दूसरा एग्जांपल है, मतलब बिजनेस से बकाया पैसा लेने वाला है, बिजनेस के लिए लायबिलिटीज। कैपिटल, अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ लाइफ ऑफ बिजनेस मालिक इस पैसे को ले जाता है, इसलिए लाइक अदर लायबिलिटीज, कैपिटल इज ऑल्सो लायबिलिटीज नेचर। इस तरीके से व्यवसाय का मालिक व्यवसाय बंद होने पर, जब कभी भी बंद हुआ, आफ्टर 100 ईयर ही क्यों ना, बिजनेस का जो भी धन है मालिक वापस ले जाएगा। इस पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस के लिए कैपिटल लायबिलिटीज है। इन टर्म्स को जानने के बाद हम अब आसानी से अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको अकाउंटिंग इक्वेशन सॉल्व करने का प्रोसेस और उससे रिलेटेड एग्जांपल प्रेजेंट करेंगे और आपको आसानी से अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर को जानने का मौका मिलेगा। थैंक यू।